लोकायन बीकानेर और राजस्थान सरकार के कला संस्कृति पुरातत्व एवं साहित्य विभाग द्वारा आयोजित इस 15 वर्षीय थिएटर एंड आर्ट फेस्टिवल में मैं देवल साहब आपका स्वागत करता हूं। कैलाश जी आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के एक ऐसे लेखक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका फलक वैश्विक है और जिन्होंने अपनी मातृभाषा में लिखा, वो मातृभाषा जिसे भारत में एक संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन उनकी सृजनात्मकता का उत्कर्ष उसे वैश्विक मान्यता तक लेकर गया। मेरा आशय आप जानते हैं विजयदान देथा से है। वर्ष 2012 में नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी कृति नामित हुई थी। उनके बारे में आज जो वार्ता हम करने जा रहे हैं उसका एक सामान्य शीर्षक आयोजकों ने ये रखा है कि देशज आधुनिकता का ठाट बिज्जी की दुनिया। इसमें बिज्जी की दुनिया जब हम कहते हैं तब उनका लिखित संसार है, जो कुछ उन्होंने लिखा, जो दुनिया उन्होंने अपने पात्रों से चरित्रों से बसाई, उस दुनिया से हमारा आशय है। लेकिन जब हम देशज आधुनिकता का ठाठ कहते हैं तो थोड़ी सी उलझन होती है। उलझन ये होती है कि आधुनिकता एक वैश्विक परिघटना है और उस वैश्विक परिघटना का अगर कोई एक सूत्र है तो वो है कि उसके ऐसा सामूहिक क्रियाकलाप, ऐसी विचारधारा, ऐसी अधिभूत संरचना या जो कुछ भी किया जाए विश्व के पैमाने पर, उसके केंद्र में मनुष्य है या नहीं, ये उसका केंद्रीय आधुनिकता का केंद्रीय विचार है। तो बहुत से लोगों ने ऐसा भी विचार रखा है कि आधुनिकता बेशक एक वैश्विक परिघटना है, लेकिन पूरब के कुछ देश, विशेष रूप से भारत जैसा बहुरंगी देश, इसमें से अपनी एक आधुनिकता विकसित होनी चाहिए थी और बहुत से लोग इस अपनी आधुनिकता की टोह लेते हुए हमारे कुछ लेखकों तक जाते हैं, जिनमें उत्तर से लेकर दक्षिण के और पूरब से लेकर पश्चिम के बहुत से ऐसे संत, कवि, लेखक आते हैं जिनके मुहावरे को आधुनिकता के मूल्यों पर परखा गया है। जैसे कबीर पर पिछले दिनों डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब आई है। इसी तरह हमारे यहाँ राजस्थान से मीरा के काव्य से जो सामाजिक चिंतन निकलता है उसे हम एक आधुनिक भारतीय आधुनिकता के परिवेश की तरह लेते हैं। तो आज हम विचार करने यहाँ एक साथ हुए हैं कि विजयदान देथा ने जो लोक कथाएं हैं, लोक कथाओं को नया कलेवर देते हुए लिखा और उसमें बहुत सारी ऐसी हमारे समय की कठिनाइयों को, दुविधाओं को, द्वंद्वों को समेटा और एक तरह से एक नई आधुनिकता की प्रस्तावना की। तो इस रूप में हम आज विजयदान देथा के लेखन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल कैलाश जी से करूंगा, क्योंकि देवल साहब जो चर्चा करेंगे वो थोड़ी एकेडमिक दिशा में जाएगी। कैलाश जी से मैं शुरू में इसलिए चर्चा करूंगा कि विजयदान देथा के पुत्र होने के नाते उन्होंने अपना जीवन उनके साथ जिया है। बिज्जी की जीवन की पसंद नापसंद में वो शामिल रहे हैं। तो कैलाश जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने विजयदान देथा के साथ अपना बचपन गुजारते हुए
ऐसा क्या देखा कि ये मेरे पिता अपने सोच और व्यवहार में कई जगह पर रिबेलियन है, मतलब विद्रोही है, परंपरा के प्रति प्रश्नाकुल है और एक नई सोच के साथ अपने जीवन को दिशा दे रहे हैं। ये बात जी आपने अच्छी बात कही। इसको मैं यूं देखता हूं कि परंपरा और आधुनिकता जो जी के अपने व्यवहार के अंदर किस रूप में आती है। तो मेरी माँ बहुत ज्यादा धार्मिक थी और मेरे पिता विधान देता लगभग नास्तिक थे। तो ये इनकी मेरी माँ और पिता की नोक-झोंक हमेशा इसको लेकर चलती रहती थी। जी। तो माँ की धार्मिकता पे, उनके कर्म कांड पे, पूजा पाठ पे मीठे-मीठे से मजाक जिसा करते थे। जी। और माँ फिर वो उससे चिढ़ जाती थी। तो जैसे कोई टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रही मेरी माँ, संत का प्रवचन चल रहा है, तो दाढ़ी है संत के, तो जिसे कहते थे कि इसकी इच्छा होती है कि दाढ़ी पकड़ के इसको खूब जो झंझेड़ दिया जाए इसको। तो इस तरह से वो एक जो परंपरा और इस तरह की जो सोच है हमारे समाज की जो वैल्यू है, उसके ऊपर बिज्जी का जो आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो इस नोक-झोंक में साफ दिखता। लेकिन इसके साथ ही कैलाश जी एक बात कहूंगा कि मैं एक स्थूल उदाहरण से आपसे पूछना चाहता हूं कि बिज्जी को अगर डाइनिंग टेबल और बाजोट में से चुनाव करना हो तो वो कभी डाइनिंग टेबल को नहीं चुनते, वो बाजोट को चुनते। ऐसे कभी ऐसा विकल्प उनके सामने मेरे ख्याल से मेरी मौजूदगी में सब कभी उपस्थित हुआ नहीं, क्योंकि जहाँ बाजोट है तो खाने की व्यवस्था दस्तरखान बाजोट पे लगा है, तो वो बाजोट पे लगा है, और अगर टेबल पे लगा तो टेबल पे लगा, दोनों तो एक साथ होती नहीं। तो ऐसा कोई प्रसंग मेरे सामने मुझे याद नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि उनका जो रुझान था वो विचार और क्रिया में भले ही आधुनिक हो, लेकिन उनकी सांस्कृतिक जड़ें, जो सांस्कृतिक जड़ें थी वो हमारे देशज परिवेश में बहुत गहरी थी। ठीक बात है, ठीक कह रहे हो। हाँ, तो ये एग्जाम्पल ठीक दिया। अगर वो उनको चुनने का अवसर मिलता तो निश्चित ही वो बाजोट को चुनते। और ये उनके बिज्जी के जो पहनावा है उसमें भी साफ झलकता है कि उन्होंने धोती को और अंगरखी को चुना, तो ये उनकी एक अपनी जमीन से, अपनी परंपरा से जुड़ने का उनका पहनावे में भी साफ झलकता है। तो खान पान में और पहनावा में दोनों में झलकता है। देवल साहब, आपने हमारी इस चर्चा को सुना जी। आप उनके बहुत करीब, मतलब सृजनात्मक रूप से बहुत करीब रहे हैं, और बिज्जी अक्सर कहते थे कि उनकी कहानियों को जिस मर्मज्ञता के साथ आप पढ़ते रहे हैं और उनके मर्म को जितना ग्रहण करते रहे हैं, वो विनोद में मुझसे कहते थे कि तुम देवल साहब जितने मर्मज्ञ पाठक नहीं हो। तो आपने उनकी सभी कहानियों को बहुत मर्मज्ञता से पढ़ा है और ये उनका खुद का मानना रहा है। तो उसमें आप वो स्थल कहाँ देखते हैं कि जहाँ बिज्जी एक परंपरागत परिस्थिति के साथ बदला हुआ व्यवहार अपनी कहानी में करते हैं या अपने लेखन में करते हैं? जी देखिए, ये मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा जो छूट गया, बाजोट और डाइनिंग टेबल में से क्या चुना जाए। तो उसके लिए मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि उनकी सारी कहानियां, मतलब मातानी फुलवाड़ी के 14 भाग की कहानियां, उसमें आप उनके घर की बात छोड़ दीजिए, उसमें आप ऐसा कोई भी आधुनिक उपकरण नहीं पाएंगे जैसा सामान्य दूसरी कहानियों में पाया जाता है। एक सिवाय बस या कहीं जीप बस,
न उनके किसी कहानी में टेलीफोन खड़खड़ाता है, न घड़ी का पेंडुलम बोलता है। मतलब जो भी आधुनिक उपकरण हैं या उनको उनकी अनुपस्थिति रहती है वहां, उनकी उपस्थिति वहां पर वर्जनीय है। उनके यहाँ विजयदान देथा को ये तो नहीं कह सकते हम कि भाई उन्होंने इतनी तरह के खाद्य और मिठाइयां नहीं चुनी होंगी या नहीं चखी होगी या नहीं खाई होगी, नहीं देखी होगी, लेकिन उनकी दुनिया, जिसको बकौल आप ये कह रहे हो कि उनकी जो साहित्य की दुनिया है, उनकी कहानी की जो दुनिया है, उसमें खीर, मालपुआ और लापसी, इसके अलावा ये कोई भी आप ये नहीं पाएंगे कि उसके अंदर कोई नए कोई तरह के व्यंजन या नए इस तरह के व्यंजन आ रहे। जो पारंपरिक व्यंजन हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, और जो भी उसको हम देशज में जूं, तो आपने तो उसको विश्व से देशज में का मतलब भारत पर ला करके छोड़ दिया। मैं उसको भी और रिड्यूस कर दूं कि वो राजस्थान, और राजस्थान में भी जो बोरुंदा की धरती है, उस धरती के आसपास ऐसा नहीं है कि और कोई व्यंजन नहीं होंगे, लेकिन वो इसलिए उसमें नहीं आने देते थे अपनी दुनिया में, क्योंकि वो एक विनय मोहन सिंह ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वो उनकी कथा पर टिप्पणी कर रहे हैं, कथा भाषा पर, और वो ये कह रहे हैं कि वे बिज्जी की कथा भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि उनकी कथा भाषा जितनी भिन्न है उतनी ही अटूट भी, क्योंकि वह कहानी के लोक कथात्मक परिवेश में पेबंद नहीं लगाती, बल्कि उसी को मत कर उत्पन्न हुई है। अब आप समझ जाए, वो भाषा भी उन्होंने उसी लोक परंपरा से, लोक कथा की परंपरा से आती हुई जो भाषा है, वो भाषा पेबंद के रूप में न लगे। वो आधुनिक भाषा जो हम लोग प्रयोग करते हैं या दूसरे जो कहानीकार हैं उनके यहाँ की भाषा आपको दिखी, जैसे निर्मल जी की भाषा है, अब उस निर्मल जी की भाषा को ले जा करके आप वहां नहीं रख सकते। आपने ये जो एक विजय मोहन सिंह जी को उद्धृत किया, और उन्होंने एक जो क्रिया प्रयोग की है, मत कर, हाँ मत कर, पेबंद की मतलब उसको पेस्टिंग नहीं करते थे बिज्जी जी, पेस्टिंग नहीं दिखनी चाहिए और पेस्टिंग होनी चाहिए, और वो उसको उसमें से मत कर मतलब उसमें से जो परंपरागत है उसमें से एमर्ज करते थे, जैसे उसका नवनीत निकालते थे, उसका मक्खन नहीं, एसेंस निकालते थे एक तरह से। तो बिज्जी की ये अब ये प्रक्रिया जो है बिज्जी की, के लोक कथा के मूल ताने बाने को वो अक्सर छेड़ते नहीं थे जी। उसकी सैंक्टिटी को या उसकी पवित्रता को वो कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन ये भाषा के प्रवाह में चिंतन को गूंथते हुए वो विचार के स्तर पर आधुनिकता का प्रतिपादन करते थे। जैसे आप किसी कहानी के उदाहरण से ये बात बेहतर ढंग से खोल सकते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश, कई कहानियों को की तरह से मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि जैसे एक कहानी है उनकी, विश्व की, कि जिस मनुष्य को आप जिसके सब विश्व के केंद्र में भी तो मनुष्य है, तो समस्याएं जाहिर है मनुष्य की होंगी। तो जो जिस विश्व की अति आधुनिक समस्या, देखिए समस्याएं नई नई पैदा होती हैं, तो जो उस समय मतलब हमारे समकालीन समझ लें कि जब पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका और ये पश्चिम में जब ये इस एलिनिएशन, जैसे अलगाव जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, अगर ठीक ठीक उसका अनुवाद होगा, तो उस अलगाव की समस्या, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में बढ़ती हुई दूरी, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में पैदा होता हुआ अपरिचय, और ये सब कुछ उस मनुष्यता के खिलाफ जाता था, जिस मनुष्यता की वकालत के लिए विजयदान देथा खड़े हैं, या हम सब लोग या जो भी लेखक हैं वो सब लोग खड़े हैं। तो अलगाव आप एक कहानी को उठा करके देख लें, तब आपको ठीक ठीक पता लग जाएगा। उसकी जो नायिका है वो हंजा माऊ है, लुहारन है। आप अंतराल कहानी की बात कर रहे हैं? अंतराल, अलगाव वही, हाँ अंतराल, दूरी जो कहानी है ना उनकी, दूरी अनुवाद में नाम है उसका, और वहां मेरा ख्याल है उसका नाम मूल में, हाँ दूरी, अलगाव ही है मेरे ख्याल से, डिस्टेंस, आंतरो। तो ये जो दूरी है उसमें आप देखेंगे कि हंजा माऊ जो है
उसके पास में अपनी टीपरियन, मरीर, येर, जितना वो भी लोहार का जो उपकरण हो सकते हैं, या लोहार की दुनिया किससे बनती है, बल्कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस लोहारिन माँ का जो खाका वो खड़ा करते हैं, तो उन देशज उपकरणों से ही खड़ा करते हैं। और उसको, उसकी जो दुनिया है, वो दुनिया एक ऐसी दुनिया अब तक कहाँ छुपी थी, उसका उद्घाटन भी जी धीरे 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 धीरे, जब उसका लड़का बीमार होता है, आपको कहानी का स्मरण हो गया होगा कि उसे पीपाड़ भेजा जाता है, और पीपाड़ पर वो अपेंडिक्स का वो है, तो उसके लिए बिज्जी कहते हैं हील रो उठाव है, वो वहां से उसको जोधपुर रेफर कर देते हैं। और वो जो माँ है वो उसको ट्रेस करती हुई, वो पीछे के पीछे, बहुत जबरदस्त रूपक है कि वो वहां से पीपाड़ तक पैदल रवाना हो जाती है। फिर पीपाड़ में पहुंचने के बाद पता लगता है कि वो जोधपुर है, तो वो अब पहली बार जिंदगी में उसने बस देखी है। तो अब उसको वो, उसके साथ मखौल और मजाकें होती है, कोई सीट खाली नहीं है तो लोग उसको छेड़छाड़ के, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ, उसे ड्राइवर की सीट पे बिठा, ड्राइवर की सीट पे बिठा देती, और ड्राइवर आता है, फिर उसको उठा कर करके नीचे रखता है, और उसकी जो टेक, उसकी जो लाठी है, वो रह जाती है उसके पास में, वो भी पीछे से फेंक दी जाती है। एक दुनिया है जो लगातार अपने 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 ही अंश को ढूंढती हुई आगे बढ़ रही है, और बीच में ये विज्ञान, ये तकनीकी विकास और ये सब कुछ आकर करके एक ऐसा डिस्टेंस पैदा करते हैं कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। तो इसलिए बिज्जी के मैं ये बताया था ना, मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि इस तरह के कोई आधुनिक उपकरण नहीं आते जहां जब तक कि उन्हें जरूरत ना हो। ये आधुनिक उपकरण बस के और ये सब तो बहुत सामान्य चीजें हैं। पर देवल साहब, ये क्या खूबसूरत पेंच है बिज्जी के लेखन का, कि वो जो ये जो वेदना है जिससे अनुसूत होके बिज्जी ने ये कहानी लिखी है, वो परम आधुनिक है जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही देशज आधुनिकता का ठाठ है। कैलाश जी, आपको याद होगा कि विजयदान देथा अपने बोरुंदा के कमरे में जहां रहते थे, तो वो अक्सर एक विनोद किया करते थे कि ये 4 उपकरण वो गिनवाते थे: एसी, एयर कंडीशनर, पंखा, पंखी और कूलर। और वो कहते थे कि गर्मी जैसी एक मौसमी चीज के लिए, जो मौसमी है, जो आती है और बीत जाती है, उस मौसमी चीज के लिए मनुष्य जाति ने ये इतना असला इकट्ठा किया है। बिल्कुल सही, वाह। इतना असला इकट्ठा किया है। तो ये जो विजयदान देथा, एक कौन सी दुनिया, किस मतलब वो किसको आधुनिकता मानते थे? क्योंकि बहुत से लोगों ने इस सामान को ही आधुनिकता मान लिया है। देखिए, हाँ, ये ठीक बात है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ माल जी, कि लोक कथा को जो पुनर्सृजित किया विजयदान देथा ने, तो पुनर्सृजन में लोक कथा में देशज संस्कृति, देशज रीति रिवाज और पूरा समाज बोलता। तो उसी देशज को जब विजयदान देथा लिखते हैं, तो उसके अंदर वो आधुनिक जो मूल्य है उसको इस खूबसूरती से पिरोते हैं। तो जैसे सामंतवाद, तो अपन हमारी लोक कथाओं में सामंतवाद को थोड़ा महिमा मंडित करके और एक अच्छे मूल्य के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन उसी कहानी को जो विजयदान देथा लिखते हैं, तो वो सामंतवाद का जो नकारात्मक पक्ष है, उसका जो बुरा पक्ष है, उसको हाईलाइट करते हैं। तो ये उनकी आधुनिकता कि लोक कथा को उन्होंने उठाया, जिसके अंदर पूरा देशज संस्कृति और सभ्यता मूल्य बोल रहे हैं, उसी के ढांचे को, लोक कथा के ढांचे को विजयदान देथा में जो लिखते हैं, तो अपनी आधुनिकता का बोध, स्त्री पुरुष संबंध और जो धन के प्रति आधुनिक समझ, संपत्ति के प्रति समझ, वो उसमें डाल देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से विजयदान देथा की आधुनिकता है कि वो देश के लोक कथा, उसके अंदर
अपने आधुनिक मूल्यों को ऐसे पिरोते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कहाँ लोकता मूल खत्म हो गई और कहाँ बिजी का आधुनिक बोध हो गया। हाँ, तो इसमें हम यही तो बात कर रहे हैं कि बिज्जी एक देशी दुनिया बनाते हैं, बिल्कुल ठेठ लोक की दुनिया बनाते हैं, लेकिन उसमें से जो मूल्यगत निष्कर्ष निकलते हैं वो परम आधुनिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही है। ये इसका मैं एक एग्जांपल दूं, आप मुझे इजाजत दें माल जी, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दुविधा। विजन देता कि दुविधा कहानी है, ये एकांतरे के बुखार पे सुनाई जाने वाली कहानी, और सिंपल सी कहानी है कि जब वो शादी के तुरंत बाद में सेठ का बेटा व्यापार के लिए दिशावा चला जाता है और रास्ते में उसको भूत दिखता है, तो भूत उसका रूप धर के आ जाता है और उसके पति बन जाता है। तो मूल कथा के अंदर भूत विलेन है, खलनायक, और उसके अंत में जो खलनायक को जमीन में गाड़ दिया जाता है, तो अंत बुरे का बुरा, तो जो जिसने बुरा किया उसका अंत भी बुरा होगा। लेकिन जब इसकी कहानी को विज्ञान देथा लिखते हैं तो खलनायक जो हीरो है वो खलनायक हो जाता है और खलनायक हीरो हो जाता है। नहीं, और जो उसको वो ये करते हैं कि पूरी जो आधुनिक सभ्यता है वो उस नायक के विरुद्ध खड़ी होती है और वो अंत भले का भला अंत बुरे का बुरा के रूपक को खंडित करके ये कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन बुरी है, ये चालाकी और चतुराई से। ये विज्ञान देता है कि वो उसको सामंतवाद को मैं मंडित नहीं किया, समाज की परंपरा को मैं मंडित नहीं किया, और बिल्कुल उसकी स्त्री की दृष्टि से समाज को देखा है कि क्या उसके स्त्री की हमारे परिवार में और हमारे समाज में क्या स्थिति है, और हमारे स्त्री पुरुष समाज में संबंध है, उसको उन्होंने आधुनिक मूल्यों पे कसौटी पे कसा। देव साहब, आपसे मैं एक बीच में एक छोटी सी बात कह दूं। जी जी, तो आपने सवाल किया था, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो आधुनिकता क्या है उसके उदाहरण में मैं उन्हीं का ही एक कहानी का एक वो उदाहरण देना चाहता हूँ जी। इसमें वो आप समझ जाएंगे, जरा मुझे पढ़ लेने दीजिए। उसने कहा कि भयावह समय के इस अपराजित कहानीकार का विश्वास है, क्या विश्वास है कि राजकुमारी एक आदमी के क्रोध से कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुदकुशी के समान है, एक अकेले आदमी का गुस्सा। जिस दिन मेरे क्रोध की छूट जन जन के हृदय में खुद बधाएगी, उस दिन इंसानों की दुनिया में न तो कोई राजा होगा और न रंक, न कोई ऊंचा होगा न कोई नीचा, न सांच होगा न झूठ, न पाप होगा न पुण्य, न धर्म होगा न अधर्म, न कोई अमीर होगा न गरीब, न कहीं मंदिर होगा न कहीं मस्जिद। उस दिन न मजहब बचेगा न जात, न फौज होगी और न हथियार। किसी इंसान को यह हक नहीं होगा कि अपनी सत्ता के बल पर तलवार की ताकत से अपने आदेश के जरिए किसी कारीगरी के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। ये उदाहरण समाप्त। आप समझ जाइए कि उनकी जो आधुनिकता का जो परिप्रेक्ष्य है और उनकी जो उनकी सोच में जो आधुनिकता है, ये आधुनिकता पूरे के पूरे विश्व की आधुनिकता, विश्व को इस आधुनिकता की जरूरत है। तो इसमें एक तरह से आधुनिक विश्व की सभी समस्याओं का समाहार है जी। ये चाहे वो युद्ध हो, उस नायक की, उस नायिका के भीतर ये है कि मैं एक क्रोध करने से कुछ नहीं होगा। हम जब ये क्रोध की सबको लगेगी तब ये बदलाव आएगा, पर बदलाव के लिए विद्वान जी नहीं जाते, वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि ये सब कुछ स्थितियां हो जाएंगी, ये आधुनिकता है। और ये आधुनिकता वो अपनी लोक कथाओं के अलग अलग उस टेक्सचर में से बरामद करते हैं। एक बार किसी ने कहा था, शायद आप में से ही किसी ने कहा हो, कि बिज्जी की कहानियों में संघर्ष के
3 मोर्चे हैं प्रमुख रूप से। एक तो वो है सत्ता के साथ संघर्ष, जो सामंती परिवेश पर उनका हमला होता है वो, और बुनियादी रूप से सत्ता विमर्शी है वो उनका सारी कहानियों का। और दूसरी सत्ता है धर्म की, और तीसरी सत्ता है पुरुष की। इन 3 सत्ताओं पर उनका सारा मतलब कहानियों का वो होता है। और चौथी सत्ता राज्य की, राज्य की वो हाँ राज्य की 4 सत्ताएं हो गई, संस्था हो गई ना। हाँ, बल्कि उनकी दो सत्ताएं आप और जोड़ लीजिए, एक है अर्थ सत्ता, धन आ गया ना, कहाँ आया, जिसका प्रतीक मेरे यहाँ पर बनिया है, और एक है धर्म की दुनिया जिसका प्रतीक वो ब्राह्मण है। तो ये 5 फोल्ड हैं, ये 3 नहीं है, ये बल्कि 5 या 6 फोल्ड हैं। इसमें से जो आप इसमें से देवल साहब, मैं आपका ध्यान विशेष रूप से उनकी एक कहानी जो बीजा तीजा नाम से है, दो लड़ी जिंदगी, हाँ दोहरी जिंदगी, हाँ दोहरी जिंदगी, दोवड़ी जून, हाँ दोवड़ी जून, उस कहानी पर आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि वो उसका बुनियादी संदेश क्या है? मतलब वो वैसे तो उसको रिडिक्यूल करें या रिड्यूस करें तो आप कहेंगे कि वो एक लेस्बियन रिलेशनशिप की प्रस्तावना की कहानी है। नहीं, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जाए उसमें से। मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कहूँ, लगता है ऐसा, लगता है लोगों नहीं, बहुत से लोगों ने निकाला है। मैंने तो उनका खंडन ही किया है, लगता है, मैंने तो उसका खंडन ही किया है। पर चूंकि नारी विमर्श के दौर में नारी विमर्श के भी हमारे यहाँ कई स्तर मिलते हैं। कुछ लोगों ने नारी विमर्श को इसी में रिडिक्यूल कर लिया है कि उनको मनमानी यौन उन्मुक्तता दे दी जाए, उनको शराब और सिगरेट पीने का सेवन करने की छूट दे दी जाए, उनको परम स्वच्छंद जीवन जीने की छूट दे दी जाए, जबकि इसके बरक्स नारी विमर्श के मोर्चे दूसरे हैं, आप ये जानते हैं। तो बुनियादी रूप से मेरी राय में ये नारी विमर्श की कहानी है। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि ये नारी विमर्श की ही कहानी है। जैसा अभी कबीर साहब ने उदाहरण में जिस दुविधा का जिक्र किया, वो भी लगभग स्त्री विमर्श की उन्हीं चीजों की तरफ ले जाती है, और अंततः वहां पर उनकी जीत होती है। लेकिन यहाँ एक सिलसिला और है, ये जो आप जो कह रहे हो ना कि ये लोग इस तरह का निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो उनको स्वच्छंद यौन वो करने की यौनचारिता हो जाए, उनमें शराब पिए, वो नहीं है। देखिए असल में क्या है कि विजदान देथा संसार में जो मॉडर्न मोस्ट जो लिखा हुआ है वो सब कुछ पढ़ते रहे हैं, वो सब कुछ उनके अवचेतन में रहता है, लेकिन वो इतना सीधा सीधा उसमें न आ जाए, तो वो इस कलेवर के थ्रू इसमें लपेट कर करके अपने ही अंदाज में पहले उसको अपने बाड़े में लेते हैं और फिर उस पर प्रहार करते हैं। बीजा तीजा स्त्री विमर्श का मतलब अतिरेक है, जहां पर विजदान देथा को अब तक लगा कि चाहे अगर इसकी कोई भी वो क्या है कि किसी भी चीज के उस अतिरेक तक चले जाते हैं, इसमें अतिरेक तक चला। टिपिकली तो कहानी 2 लालची बापों की है कि जिसमें दहेज नहीं देना पड़े और इसको ये छुपा कर करके उस एक लड़की को लड़का बना कर करके उन्हें वहां कर दिया जाए। तो लोक कथा का जो मोटिव है वो मोटिव तो इतना ही है, लेकिन उस मोटिव को उठा कर करके इसकी पराकाष्ठा तक ले जाते हैं, मतलब जो कि संभव नहीं है, ये फैंटेसी है, लेकिन इस फैंटेसी को इस तरह से क्रिएट करते हैं कि वो तो पीछे छूट गया, क्या दो सेठों का जो लालच है जो वो तो पीछे छूट जाता है, और उसके भीतर से ये पूरा का पूरा परिवेश निकल करके आता है। आपको पता है विश्व का जो स्त्री विमर्श है या स्त्री आजादी का जो आंदोलन चला, उसका सबसे बड़ा जो एक पॉइंट था उसमें ये कहा कि स्त्री को अपने शरीर का, अपनी बॉडी इज माय प्रॉपर्टी, और अगर आपकी प्रॉपर्टी तो उसका इस्तेमाल करने का अधिकार मुझे हो, स्त्री को, मुझे नहीं, मतलब तो ये जो स्थिति है, अब वहां से देखिए कहां से कहानी उठी और कहां से कहां जाकर करके चली जाती है। वो कतई इसको लेस्बियन बनाने की उनको जिक्र नहीं था, लेकिन ये नए आधुनिक लेखक और ये जो नए लोग हैं नाटक वाले, उनको ऐसा लगा कि इसमें तो बहुत ये इस तरह का
एक चाशनी भी है, इसमें एक तरह का रंग है। इसका कारण ये है कि मैं आपको एक फिल्म याद दिलाऊंगा, कैलाश जी आपने भी देखी होगी, मीरा नायर की एक फिल्म है फायर। हाँ देखिए देखिए। हाँ है। पर उस फायर में एक देरानी जेठानी है, तो उसका पुरुष जेठानी का पति जो है वो साधु सन्यासियों के चक्कर में पड़ा है और सामान्य यौन जीवन से विरक्त हो चुका है। और दूसरी तरफ वो देरानी है जिसका पति है वो प्रेम के बारे में कुछ जानता नहीं है, वो शरीर के स्तर पर ही सारा करता है। तो बीच में ये दोनों जो स्त्रियां हैं वो परस्पर आकर्षित होती है और एक नए रिश्ते को कायम करती है जो लेस्बियन रिलेशनशिप है। लेकिन विजयदान देथा और मीरा नायर की फिल्म में अंतर यह है कि विजयदान देथा उससे वल्गर नहीं होने देते, कहीं से भी फूहड़ नहीं होने देते, या कुत्सा जिसे कहते हैं, जो इन संबंधों में कभी भी जोखिम रहती है। यौन 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 परिस्थितियों के वर्णन में कुत्सा का विस्फोट होने की सदा ही संभावना रहती है। लेकिन विजयदान देथा बीजा तीजा लिखते वक्त ऐसा नहीं करते। वो जैसा आपने कहा शुरू में कि वो वहां पे कोई भी पेस्टिंग नहीं है बल्कि एक मंथन है, तो वो उसी में से विचार को मथ कर निकालते हैं। और बेशक कुछ लोग चाहे उसको रिडिक्यूल करके ये कर लेते हैं कि भाई उसको लेस्बियन रिलेशंस की कहानी बना देते हैं। कैलाश जी आप कोई एक ऐसा संस्मरण याद करेंगे जिसमें विजयदान देथा ने बहुत लीक से हटकर फैसला लिया हो, चाहे वो आपके गांव में हो चाहे किसी सामाजिक परिवेश में हो, और आपको लगा हो कि ये बहुत असाधारण बात है और ये उनके लेखक होने का ही एक अंग है? ये अभी अचानक अच्छा मुझे प्रसंग याद नहीं आ रहा है कि वो लीक से हटके कोई उनको फैसला लिया हो और उन्होंने नहीं अभी कोई ऐसा कोई मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं। साहब को आ रहा है? नहीं मैं तो बहुत बहुत वो तो उनका व्यक्तिगत मसला है, तो व्यक्तिगत मसला तो मैं नहीं कह सकता। बल्कि विजयदान देथा कि अपनी जो सगाई हुई है ना, वो भी एक बहुत बड़ा निर्णय है। तो मैं उसको अभी यहाँ तो कहना उचित नहीं समझता, फिर कभी आप मुझसे मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उन्होंने ये जो फैसला लिया वो कितना समाज से और सब से हट कर करके इतना बड़ा फैसला था, और उस पैसों का कहाँ सदुपयोग हुआ, कैसे रजाइयां बनी गई, और उन रजाइयों को खुद ने नहीं ओढ़ा और वो चली गई। चलिए हाँ, तो मैं ये कह रहा था वो ऐसे कई फैसले हैं विजयदान देथा के। हाँ, एक मैं उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पर बात करना चाहता हूँ। उनमें जो एक खास, आप सबसे ज्यादा उपयुक्त आदमी हो उस सेंस ऑफ ह्यूमर को समझने के में। कैलाश जी आपने देखा है उनमें एक खास तरह की विट थी और एक मतलब विलक्षण प्रत्युत्पन्न मति, और जैसे कि जैन कहानियों में होता है। जैन कहानियों क्या करती है, आपको आपके दिमाग का जो ट्रैक बना हुआ है सोचने की जो रूढ़ी है उससे आपके दिमाग की गाड़ी को पटरी से उतार देती है। तो विजयदान देथा अपने दैनंदिन जीवन में भी जो विनोद करते थे वो विनोद भी इतना विलक्षण होता था, तो आप लोग तो उसके गवाह रहे हैं। अरे अभी देओल साहब ने सही कहा कि विजयदान देथा कि ये खूबी को जो भालचंद तिवारी जैसे देखा है और किसी ने नहीं देखा। आप सुनाते भी हो भाल जी, ऐसे बहुत से किस्से सुनाते हो आप, तो इसमें तो आप ज्यादा अच्छे रोक डाल सकते हो। नहीं मैं तो उनके साहित्य में भी उस विट को बरामद किया जा सकता है। आप देखें ठाकर रो रूसनो नाम की उनकी जो एक कथा है, उस कथा का जब नाट्य रूपांतरण हुआ तो मैं वहीं था, 1 महीने भर की लगभग कार्यशाला थी और रेवतदान जी को बुलाया गया था कि वो उसको पुरानी टेर की जो ख्याल शैली में जो डायलॉग गाने की जो परंपरा उनको लिख दे, और हबीब तनवीर वहीं थे और वहाँ के
वो भी आए हुए थे, माचा के जो कलाकार थे, और हम लोग लगभग 1 महीने तक इस पर प्रयोग करते रहे। विजयदान देथा ने उसमें एक दो सिर्फ संवाद की दृष्टि में उन्होंने जो पिरोया, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक जगह वो कहते हैं कि हाजरिया, राजा ठाकुर बुलाता है हाजरिया, तो वो कहता है हुकुम। विजयदान जी इसके बाद का संवाद की आप कल्पना नहीं कर सकते, जो विट जिसके बारे में आप कह रहे हैं, और ये विट कैसे एक ठाकुर का क्या चरित्र होता है, कितनी कम बुद्धि होती है, ये 2 बातों को एक साथ साथ देता है, एक संवाद। और वो संवाद है, देख तू नहीं आया हुआ तो मैंने कह दीजिए, मैंने झूठ माता चंडाली फूटे, नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मुझे झूठ पर बहुत क्रोध आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब इस बहाने, इस डायलॉग के बहाने वो उस ठाकुर का क्या चरित्र है, उसकी क्या बौद्धिक क्षमता है, उसको उजागर कर देते हैं। और अगला डायलॉग वो कहते हैं, जा पानी माईने माखन राड़न ले रहा। सारी दुनिया जानती है पानी में मक्खन एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और एक ये ऑर्गेनिक चीज है, ये दोनों मिल नहीं सकते। तो ये जो विट है, अब कभी आज दिन तक सोचा या कहीं सुना या पढ़ा क्या कहीं पर कि किसी आदमी ने, किसी नायक ने या किसी पात्र ने पानी में मक्खन को मिला देने की बात कही, दूध में मिलाया जा सकता है, पानी में मिलाने की बात कही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यही जादू तो है विजयदान देथा की प्रत्युत्पन्न मति का, जिसका जिक्र आप कर रहे हो, जो जैन कहानियों के हवाले से आपने जो कहा, ठीक इसी तरह से विजयदान जी का और भी कई उदाहरण इस तरह के संवाद बता सकता हूं मैं आपको, कि जहां वो करते हैं आपको लगता है कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो उसके मानी होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करने के लिए कर रहे हो, वो अपनी कहानी और अपने चरित्र को, बिल्कुल चरित्र को ऐसा, मतलब क्या कहते हैं उसे चरित्र को बिल्कुल जीवन देते हुए उसे जीवंत बनाने के लिए ये ऐसी ऐसी ये कुछ चेष्टाएं करते हैं। एक कथा है जिसमें वो है, वो कुमारिन जो है वो कुमार से कहती है कि आज थाने माने बिना कुटिया नींद आ जाए। वो रोज उसके गरीबी में तो उसको मारता है, तो वो कहती है कि आज तुम्हें मुझे बिना पीटे हुए नींद आ जाएगी। तो ये इस तरह के जो डायलॉग हैं, इससे बहुत करुणा उपजती है। अरे क्या बात है, इधर संवाद से उस डायलॉग का मतलब वो विट एक जैसा, मतलब ऐसा ही जादू, ऐसा ही संवाद है कि जो सामान्य परिस्थितियों में उपज नहीं सकता सामान्य लेखक, लेकिन वो जो ही ये करते हैं कि वो पूरा का पूरा कुमार का जो विलेन जो है वो कैरेक्टर खड़ा हो जाता है। तो ये खूबी है विजयदान देथा, भाषा से को भी अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, संवाद को भी अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वर्णन को भी इसके रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका एक स्रोत तो वो खुद ही बताते हैं कि उन्होंने 3 दिग्गज जिन लेखकों को अपना गुरु स्वीकार किया है, वो तीनों ही इस फील्ड के बड़े मास्टर हैं। प्लॉट के लेवल पर एंटोन चेखव, और वर्णन में रविंद्रनाथ टैगोर, और संवादों में शरद चंद्र, इन तीनों का वो ऋण स्वीकार करते रहे। कैलाश जी, मैं अब आपसे थोड़ी सी बात, एक आप उनके बड़े अनुवादक रहे, और विजयदान देथा ये भी कहते रहे हैं, जैसा कि उनका अतिशयोक्ति में कहने का स्वभाव था कि कैलाश है तो मेरा बेटा, लेकिन उसने हिंदी में मुझे अनुवाद के माध्यम से एक नया जन्म दिया, वो ये भी कहते रहे। तो आपने विजयदान देथा को हिंदी में ले जाते हुए, मैं भी उनका अनुवाद करा हूं, मैंने भी उनका अनुवाद किया है, लेकिन मैं वो रवायत हासिल नहीं कर सका जो आपने की है। आपने उनका जो फ्लो हासिल किया है और उनको हिंदी में लोकप्रिय बनाया है, मैं ये महसूस करता हूँ। तो जैसे उनका वाक्य विन्यास बिच्ची का, और उनकी लपेट भाषा की, और राजस्थानी मुहावरे का उनका एक तरह से पूरा का पूरा चिंतन के साथ संगठन, उनके मानसिक चिंतन के साथ संगठन है, इन सब को हिंदी में पिरोते हुए आपने कोई क्या क्या खास युक्ति इस्तेमाल की?
मेरी खास युक्ति तो ये थी, दो तीन बातें मेरे जब बनवास शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे को खुद ही ये चीजें साफ हो गई कि एक तो विद्या देता खुद अगर हिंदी में लिखते तो कैसे लिखते। अच्छा। मैंने वैसा लिखने की कोशिश की। अच्छा। नंबर 1। और नंबर 2, ये हिंदी में लिखना कि ऐसी हिंदी के राजस्थानी को करोड़ों लोग, करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर बोलते हैं, लेकिन हिंदी को कोई किसान, कोई मजदूर, कोई कुम्हार, कोई लुहार नहीं बोलता। तो ये अनुवाद के रूप में मेरी बहुत बड़ी समस्या थी कि ये जो ठेठ खांटी राजस्थानी के शब्द हैं जो किसान बोल रहा है, कुम्हार बोल रहा है, लुहार बोल रहा है, वो मैं हिंदी में कहां से लाऊं? हिंदी तो कोई बोलता नहीं, कोई खेत में खलिहान में हिंदी नहीं बोली जाती, इतने संपर्क भाषा रही, छावनी में पैदा हुई। तब मैंने इसका विकल्प मेरे मन ये सोचा कि गोदान के अंदर जो किसान बोल रहा है और किसानी से जुड़े हुए शब्द हैं, तो वो अवधि के या ब्रज के हैं। मेरा किसान, विजय का किसान रास्ता नहीं बोल रहा। यानी आपने हिंदी की मतलब जो मैं ये कह रहा था मालजी कि ये जो तथाकथित बोलियां मिलके हिंदी भाषा बनती। हाँ। तो मैं राजस्थानी शब्द क्यों नहीं रखूं? मैं भोजपुरी अवधि का जो किसान बोलता है वो शब्द इसमें क्यों लाऊं? तो आपका आग्रह राजस्थानी शब्दों को रहा। हाँ, इसलिए कि हिंदी का किसान तो हिंदी के कहानी में किसान तो भोजपुरी बोलेगा, मैथिली बोलेगा, ब्रज बोलेगा। तो मैं उसके लिए मैं राजस्थानी क्यों नहीं प्रयोग करूं? जब राजस्थानी को हिंदी कही तो मैंने एज इट इज ले लिया। आपने राजस्थानी शब्दों को हाँ, क्यों उसका विकल्प हिंदी में तो है नहीं, मुझे लेना पड़ता है ब्रज या अवधि या भोजपुरी वगैरह या मालवी, तो मैं क्यों नहीं राजस्थानी रखूं? राजस्थानी को एक हिंदी की सॉरी भाषा समझा जाता है। तो इसमें कई लोगों ने एतराज भी किया कि फिर ये अनुवाद किया हुआ। तो मेरा जवाब यह था कि आप एक पैराग्राफ उठा लीजिए और इससे इसका विकल्प अनुवाद करके दिखा दीजिए मेरे को। नहीं, उसे स्वीकार किया गया, उसे व्यापक स्वीकृति मिली। हाँ, जो भाषा को समझते हैं, हिंदी को, राजस्थानी को, और वो तो उन्होंने लोग जो नहीं समझते हैं उन्होंने कहा भी अनुवाद क्या हुआ। तो ये मेरा ये दो चीज थी। एक कि जहां तक हो सके अब तत्सम शब्द का प्रयोग न किया जाए, अभ्रस्त शब्दों का प्रयोग किया जाए, और वो अभ्रस्त शब्द हो राजस्थानी के, वो मूल राजस्थानी के ठेठ शब्द। हाँ, और नंबर 2, अगर विद्वान देता खुद लिखते रहे हिंदी में तो कैसे लिखते? ये दो मेरे जहन में चीजें रही और इनको इर्द गिर्द मैंने वो अनुवाद किया। वो कुछ मतलब ज्यादा एक स्थूल आदर्शवाद की तरफ बढ़ते हैं। जो आदर्शवाद तो नहीं कह सकते, असल में जैसे सैनी विजयानंद है, तो सैनी विजयानंद की जो कथा है वो, देखिए एक बात और बताऊं मैं आपको कि सैनी विजयानंद की कथा जो है वो बीकानेर के, ये जो बीकानेर के, हाँ बीकानेर के एक आर्काइव में वो उसका मैन्युस्क्रिप्ट है, वो कहानी वहां पर भी है। उस कथा को डॉक्टर मनोहर शर्मा ने राजस्थान का वाद साहित्य के अंदर भी लिया है। उसी कहानी को विजयदान देथा ने वहां लिखा, लेकिन जब वो दासी की दास्तान लिख रहे थे तब उन्होंने उसे एलोबरेट करने की चेष्टा की, और वो जो एलोबरेशन है वो इतना एलोबरेशन करने के चक्कर में, क्योंकि उन्हें ये 7 कहानियां थी और इन 7 कहानियों से उन्हें ऐसा लगता है, मेरा सोचना है कि वो पूरा का पूरा जिल्द जो कहानी का संकलन और संचयन है वो हो सके, लेकिन वो छोड़िए, वो कोई आवश्यक नहीं होता। उन्होंने ये जो नए कुछ उसमें से पात्र डाले और उसके मुंह से ये सब कुछ कहलवाया, क्योंकि देखिए वहां जैसे हमारे भारमली वाला जो किस्सा था, तो भारमली वाले किस्से को सुनाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि वो खुद वो पात्र तो बोल नहीं सकते,
कि सामंती व्यवस्था क्या है और उसके अगेंस्ट में क्या किया जाना चाहिए। तब उन्होंने उन दासियों के और ऐसे ऐसे कैरेक्टर को उसके अंदर डाला और उनकी ऐसा काम उन्होंने दुविधा के साथ भी किया। दुविधा को बहुत अंत में लिखा जब वो 100 पेज की कहानी हो गई, उसमें भी एक नया बीलनी का उन्होंने वो डाल दिया था। तो ये कुछ एक लोगों को लगा क्या है कि बस वहां थोड़ी सी वो जो कसावट है कहानी की, जो विजदान देता की अब तक कसावट रही है कहानियों में, उसमें थोड़ा सा ढील सी लगी। हाँ, इसलिए लोगों को लगा ऐसा लगता है कि विजयदान देथा यहाँ थोड़ा सा ज्यादा वोकल हो गए, ज्यादा मुखर हो गए। हाँ, ठीक तो वो ढील है, लचक दिखती है, वो कसावट नहीं है। बाकी वो कहीं आदर्श उन्मुखी नहीं है। वहां पर भी उनका स्त्री को लेकर करके वो जो पहली कहानी में, चाहे कांचली हो चाहे दुविधा हो, कोई सी भी कहानी हो, जहां पर कोई भी स्त्री पात्र आया और उनको अगर ये मौका मिला, तो वो यहाँ तो ये सारी के सारे प्रेम कथाओं में तो स्त्री एक पार्ट होती ही है। तो वो यहाँ वो डालने में और उसको एलोबरेट करने में वो थोड़ा सा लचक सी, हाँ, मतलब उनके नजरिए में कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा बस वही चेंज आया। वही तो कह रहा हूं। अब मैं अंत में सभी ऑडियंस को ये बताते हुए धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले तो हमारे साथ इस गोष्ठी में रहे राजस्थान से साहित्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल, जिनके कार्य क्षेत्र का विस्तार बहुत लोक से होता हुआ आधुनिक कविता और वैश्विक साहित्य से लेकर भारतीय साहित्य के अनुवाद तक का लंबा सिलसिला, और एक बेजोड़ साहित्यिक शख्सियत के रूप में राजस्थान में है। तो देवल साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे इस संगोष्ठी में विजयदान देथा के बारे में चर्चा में भाग लिया और इसको कुछ वैचारिक ढंग से शक्तिशाली बनाया। कैलाश कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में अभी बातचीत में मैंने कहा कि विजयदान देथा आज देश विदेश में लोकप्रिय है। तो उसका एक माध्यम अनुवाद है और उस अनुवाद को सबसे पहले अनुवाद का बीड़ा जिन्होंने उठाया वो कैलाश जी थे। कैलाश जी ने हिंदी में विजयदान देथा को प्रस्तुत किया और उसके बाद अनेक भारतीय भाषाओं में हुआ। कैलाश जी स्वयं भी बहुत अच्छे लेखक हैं और इन्होंने अनेक भारतीय साहित्य की प्रतिमान मूलक कृतियों का अनुवाद किया है, जिसमें से A.K. रामानुजम की जो लोक कथाओं की किताब है उसका भी अंग्रेजी से अनुवाद किया है, और भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की खूंटियों पर टंगे लोक का भी अनुवाद किया है। तो ऐसी दोनों शख्सियतें हमारी इस गोष्ठी में आई। कैलाश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाला, और आज की इस चर्चा को अब यहीं विश्राम देंगे। एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।